हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एसीपी का सिद्धांत कब आया था और किस प्रकार वो लागू किया गया था। और इवन जब 1997 में ये आया था और 24 साल की जिसकी सर्विस हो गई थी उसको 2 एसीपी मिले थे। और जब ये देखा गया कि जो 1997 में जिसकी सर्विस 24 साल की हुई थी वो आदमी भर्ती कब हुआ होता, तो हमने पता चला कि लगभग वो 1974 में भर्ती हुआ होगा। इसका मतलब जो एसीपी का सिद्धांत है वो काफ़ी दिन पहले से लागू है और ये चलता चला आ रहा है। तो मैंने जब वो वीडियो डाला तो मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया और मैं चाहता था कि ऐसा कमेंट आए। यही कमेंट, इसी प्रकार की जो अपेक्षा है मैं आप लोगों से रखता हूं, क्योंकि मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है। 2018 में जो मिनिमम और मैक्सिमम की फिगर हमें आएगी उसमें एमएससीपी भी होगा और यही फिगर, वर्तमान की जो फिगर हैं ये पुराने वाले जो हमारे पेंशनर्स हैं रैंक वाइज और ईयर वाइज उनको जाएगा। यही बात मैं बार बार बता रहा हूँ। लेकिन हमारे कुछ नए नए कैलकुलेटर पैदा हो गए, नए नए विश्लेषक पैदा हो गए हैं। एक बार तो कहते हैं कि ओआरओपी की जो फिगर्स हैं, जो पेंशन है, जो लगभग 60 रिकॉर्ड ऑफिसों का एक एवरेज है मिनिमम मैक्सिमम का, उसकी तुलना जो मिनिमम पेंशन है जो इंडिविजुअल की उससे करते हैं। मैक्सिमम की से तुलना नहीं करेंगे, मिनिमम से करेंगे, ये दिखाने के लिए कि ओआरओपी ज़्यादा है और अब जो हमारे पेंशन आ रहे हैं उनकी पेंशन कम है। दूसरा, ये भी कहते सुना गया कि जो सिपाही एसीपी 2 है वो हवलदार है, और जब ये हवलदार है तो इसकी तुलना हवलदार से होगी, तो फिर सिपाही के लिए नई फिगर कहाँ से लाएंगे। इन्हीं बातों को स्पष्ट करने के लिए, कि उनको ये बताने के लिए कि जो हवलदार सिपाही एसीपी 2 है वो हवलदार की पेंशन ले सकता है, लेकिन वो हवलदार नहीं है, उसकी पेंशन केवल और केवल सिपाही को ही जाएगी। इन्हीं चीज़ों को बताते बताते मुझे काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अब भी कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है, जानबूझकर एक अफवाह फैलाते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं। और जो उमाकांत तिवारी जी ने कहा है, सर जब बेस ईयर 2018 का मिनिमम एंड मैक्सिमम का एवरेज लेकर ओआरओपी 2 में इम्प्लीमेंट सामूहिक किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा खोद विनोद करने का कोई मतलब कहाँ पैदा होता है। विनोद जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे खोद विनोद करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जाना पड़ा मुझे, क्योंकि बार बार लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि जो सिपाही एसीपी 2 है हवलदार है, तो फिर जो सिपाही 1996 से पहले या 2006 से पहले रिटायर हुए हैं उनके लिए उनकी फिगर कहाँ से लाओगे। उन पर भी हम ये बताने के लिए कि एमएससीपी लागू होता है, वो भी उसके हकदार हैं, इसलिए मुझे खोद विनोद करनी पड़ी थी। अब एक मेरा और कमेंट है, ये वाहेगुरु जी 7857, सर जी मेरे से री एम्प्लॉयमेंट का गलती से यस हो गया सर जी, लेकिन मैंने सर री एम्प्लॉयमेंट है नहीं जी, पर मेरा लोगों ने डीआर नहीं दिया सर जी, 4 महीने का सर जी। ये कह रहे हैं कि जब इन्होंने स्पर्श में पीडीवी किया था तो उस समय ये एम्प्लॉयड तो री एम्प्लॉयड तो है नहीं, और री एम्प्लॉय से यस हो गया, और यस हो गया तो स्वाभाविक सी बात है जब यस करोगे तो इस पर तो पेंशन काटेगा, और 4 महीने से इनको पेंशन नहीं मिल रही है। अब इनका एक ही विकल्प है कि आप उनको लिखें, और ख़ास करके आप जो स्पर्श का ऐप है आप डाउनलोड कर लें, उसमें राइट टू अस जो है वहाँ लिखें, और आप वहाँ लिख करके बताएं कि मैं री एम्प्लॉयड नहीं हूँ, मेरी गलती से भर गया है, कृपया इसको ठीक किया जाए। और वहाँ भी हो सकता है लगने में टाइम लग जाए। फिर और एक देशराज जी हैं, वो कह रहे हैं, दीवान सिंह सर, आई वॉज री एम्प्लॉयड इन पंजाब एजुकेट डिपार्टमेंट बट नाउ आई एम रिटायर्ड इन 2020, स्टिल आई हैव टू फिल री एम्प्लॉयड ऑप्शन इन स्पर्श, काइंडली एडवाइस। देशराज जी, इससे पहले जो वाहेगुरु जी ने कहा है उनका हस्र देख लीजिए क्या हुआ। ऐसा ही हस्र बहुत सारे लोगों का है। जब आप री एम्प्लॉयड इस समय हो ही नहीं और उसका केवल डीआर पर फर्क पड़ना है,
डीआर आपको मिल रहा है, तो मुझे नहीं समझता है कि आपको इस प्रकार की जानकारी की कोई ज़रूरत है। अब ये बताइए, चलो आप जानकारी दे दोगे, रिसेंटली आप रिटायर हुए हो, लेकिन जो आदमी 15 साल पहले 20 साल पहले रिटायर हो गया है और जो जानकारी वहाँ पर मांगी जा रही है वो कहाँ से आएगा? मैं तो यही सोचता हूँ जो री एम्प्लॉयड है और उसके बाद में वो पेंशन आ गए हैं, उनको दोनों डीआर मिल रहे हैं, एक फालतू की परेशानी अपने ऊपर न डालें और केवल उसमें आप नो करके कर दें, क्योंकि जिस दिन आप भर रहे हो उस दिन आप री एम्प्लॉयड नहीं हो, इसलिए आपका डीआर नहीं कटेगा। यदि आप उसको यस करोगे तो आपका डीआर कटेगा। अब कब तक वो बहाल होगा वो आप जानो, आपका काम जाने। एक बड़ा ही जीजू वर्गीज ने एक बहुत ज़्यादा जो 15 दिसंबर आ रहा है और जिस समय OROP का 90 दिन पूरा हो रहा है, यदि उस दिन तक OROP नहीं मिलती है तो बता रहे हैं कि आफ्टर December 15 वी नीड टू बिग प्रोटेस्ट फॉर OROP। जय हिंद जय जवान। वो कहते हैं कि 15 दिसंबर के बाद हमें बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। जीव वर्गीज साहब, कौन करेगा आंदोलन को? कौन सा संगठन करेगा? किस बैनर तले करोगे? बड़ा आसान है कहना कि आप आंदोलन करोगे। एक तो मैं आंदोलनों की हिस्ट्री बता दूं, शायद आपको पता नहीं है कि आंदोलनों की हिस्ट्री क्या होती है और गवर्नमेंट पर उसका क्या फ़र्क पड़ता है। गवर्नमेंट केवल और केवल उन आंदोलनों पर ध्यान देती है जो उनको पॉलिटिकली फ़ायदा पहुंचाते हैं, पॉलिटिकल बेनिफिट पहुंचाते हैं। यदि पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं पहुंचते हैं तो गवर्नमेंट बहुत सख्त होती हैं और ऐसे आंदोलनों को वो ऐसे ही कुचल देती हैं। आपने देखा होगा रामलीला मैदान में जब बाबा रामदेव ने आंदोलन किया था कांग्रेस सरकार के खिलाफ, तो अपनी जान बचाने के लिए औरत की साड़ी पहनकर या सूट पहन करके वहाँ से निकल करके भाग गए होते। अब मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ आंदोलनों की। एक तो आर्मी का आंदोलन हो, एक सिविल डिपार्टमेंट के जो रिटायर्ड कर्मचारी उनका आंदोलन हो, और एक और किसी डिपार्टमेंट का जैसे किसानों का आंदोलन, वो आंदोलन। फर्क क्या है इन चीज़ों में? आज तक भारतवर्ष के इतिहास में कोई भी कर्मचारी संगठन जो सेवानिवृत्त हैं, किसी भी संगठन ने कोई भी सफलता अपने आंदोलनों में नहीं की है। केवल और केवल उन्हीं सेवानिवृत्त जो पेंशनर हैं, उनके जो संगठन हैं, वही सफल हुए हैं जब उनको केवल जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनका सहारा मिला हो। रेलवे कर्मचारियों के जो रिटायर्ड जो फेडरेशन हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, यदि ये किसी प्रकार से संघर्ष करते हैं, कोई असर नहीं होगा, लेकिन जब इनको सहायता मिल जाएगी जो सेवारत जो कर्मचारी हैं उनसे, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनकी मांगों को मान लिया जाएगा। इनको पता है कि रेलवे का पहिया रुकेगा तो भारत सरकार का पहिया रुक जाएगा। उसी प्रकार जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन जो सेवानिवृत्त हैं, कितना ही कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा जब केंद्रीय कर्मचारी जो सेवा में है इस समय वो उनको सपोर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली उन पर उस पर असर पड़ेगा। अब हम आते हैं आर्मी पर। आर्मी का तुम चाहे कितना ही संघर्ष कर लो, कितने ही लोग इकट्ठे हो जाओ, भारत सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पड़ेगा तब उनको लगेगा हाँ ये पॉलिटिकली हमारे लिए फ़ायदे के हैं, और जब तुम्हें जो हमारे सेवारत सैनिक जब आपको सहायता करेंगे। लेकिन सेवारत सैनिक तो आपकी सहायता कर नहीं सकते, क्योंकि उन पर तो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं ड्यूरिंग सर्विस, वो भी सस्पेंड हो जाते हैं। तो किसी प्रकार आपके आंदोलन को जो सेवारत सैनिक सहायता नहीं कर सकते। यदि सहायता करने की स्थिति में होते तो सबसे पहले आपकी ही मांगें मांगी जाती। अब मैं बताता हूं कि यदि जो सेवारत सैन जो कर्मचारी हैं, यदि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संघर्ष का सपोर्ट नहीं करते तो क्या होता है? आप बैंकों में जाइए, बैंकों का पेंशन अपडेशन 8वें जो सेटलमेंट है वहाँ से चला हुआ है। 8वें में गया, 9वें में गया, 10 में गया, 11 और 12 आ गया। केवल और केवल इसलिए सफल नहीं हो पा रहा है कि रात और दिन बैंकों के जो कर्मचारी संगठन है सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बुरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं, पेंशन अपडेशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो सेवारत बैंकों के कर्मचारी हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं आईबीए को। और जब सेवारत कर्मचारी सरकार को ही सपोर्ट करेंगे, आईबीए को सपोर्ट करेंगे, तो बैंकों का पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है और ना कभी होगा। कई प्रकार के बहाने हो जाएंगे। और यदि ये
सहायता देने लग जाएं और बैंक बंद हो जाएं तो ये इनकी पेंशन अपडेशन की मांग को भी मानेंगे। अब मैं वापस यहाँ आता हूँ, आप जो आपने कहा है कि जो सैनिकों का जो संघर्ष, आप वहाँ मत जाइए। जो आप सोच रहे हो 2015 में संगठन हुआ था, उस समय हमने संघर्ष किया था, उसके बदौलत आपको ओआरओपी मिल गई थी। शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आपके संगठन से, आपके संघर्ष से ओआरओपी नहीं मिली थी। ओआरओपी मिलने का कारण था केवल और केवल जब ओआरओपी का जो संघर्ष फेल हो गया था, उसके बाद जो हमारे जवान आमरण अनशन पर बैठ गए थे। जब आमरण अनशन पर बैठ गए थे तो उस समय जो परिस्थिति बनी थी वो ये थी कि यदि इनके साथ किसी के साथ अनहोनी हो गई तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए अपना अस्तित्व इस देश में खो देगी और हमेशा एक कलंक लग जाएगा कि इन लोगों ने सैनिकों को संघर्ष के दौरान मारा था। उस दबाव में आकर के इन लोगों ने केवल और केवल ये ओआरओपी दी थी। कोई ये बिल्कुल भूल जाए कि ओआरओपी आपके सैनिक संगठन से आई हुई है। आप कितना ही संगठन कर लो, इन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। असर पड़ेगा तो केवल जब इनका सुप्रीम कोर्ट का असर नहीं पड़ रहा है तो आपके संघर्ष का क्या असर पड़ेगा। असर पड़ेगा तो केवल तब पड़ेगा इन पर असर जब ये सोचेंगे कि हाँ हम पॉलिटिकली इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इनको यही है, ये अपना नोटिफिकेशन लागू करें और इनको लागू तो करना पड़ेगा क्योंकि ये इनका निकाला हुआ नोटिफिकेशन है। और हम तो यही कहेंगे कि हम गुमराह न हों, और गुस्सा तो हमें भी आता है कि चलो संगठन संघर्ष करने चलते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि जो 2015 में संघर्ष हुआ था उससे बड़ा कोई इस संघर्ष को कर पाएगा। यदि किसी में ताकत है तो ठीक है, संघर्ष कीजिए। संघर्ष से यदि मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, पर मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार हमारे जो 1600 संगठन बने हुए हैं सैनिकों के, मतलब वो जो आपस में ही लड़ते रहते हैं, उनका किसी प्रकार का कोई भारत सरकार पर असर होगा। बस मैं यहीं करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।